स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। जो हम लोग निम्मी का क्वेश्चन बैंक का सीरीज एक कर रहे हैं, इसमें ये 5वीं क्लास है। ठीक है, इससे पहले की जो भी क्लासेस हैं वो ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट उसके लिए बना दी गई है, आप लोग आसानी से जाकर देख सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आप लोग कैसे जाएंगे ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर और प्लेलिस्ट कहाँ पे है। ठीक है, देखिए ये मैंने सर्च कर लिया यूट्यूब पे ग्लोबल आईटीआई के बाद मैं गया प्लेलिस्ट के ऑप्शन में। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, देखिए इससे पहले इतनी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए, ये सिंबल है फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासेस आपको प्रॉपर दी जाएंगी एकदम क्रम वाइज। और यदि क्लास जो भी हो रही है उन क्लासेस की पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में सर्च करिए ग्लोबल आईटीआई। ग्लोबल आईटीआई सर्च करने के बाद फिर आपको यहाँ पे दिखेगा आईटीआई कोर्स। ठीक है, आईटीआई कोर्स पे जाना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का ऑप्शन दिखेगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको आना है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी आईटीआई फर्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कास्ट पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, समय समय पर इसको अपडेट भी किया जाता है, तो आप लोग यहाँ से जाके आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। यदि इसे, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है हिंदी में, यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। देखिए ये बात क्या है, 32 एम्पियर केबल की। ठीक है, 32 एम्पियर, यदि 32 एम्पियर का केबल है तो इससे कितना करंट जाना चाहिए, लगभग 32 एम्पियर जाना चाहिए। लेकिन बोला है यहाँ पे कि ये इसमें कौन सा फ्यूज यूज किया गया है, रीवायरेबल फ्यूज। वायरेबल जो हमारा नया फ्यूज होता है उसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है मेरे भाई, जो नया फ्यूज होता है उसका फ्यूजिंग फैक्टर जनरली ग्रेटर देन 1 होता है। कितना होता है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, और यदि हम लोग रीवायरेबल फ्यूज यूज कर लेते हैं तो उस समय जो हमारा फ्यूजिंग फैक्टर का मान होगा वो 1.2 से अधिक ही होता है, 1.2 से अधिक होता है। ठीक है, अब ये फ्यूजिंग फैक्टर इसका बढ़ गया, इसका फ्यूजिंग फैक्टर बढ़ गया तो इसका क्या बढ़ा, इसका क्या बढ़ा और क्या घटा। देखिए फ्यूजिंग फैक्टर का यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला एक बार आप देख लीजिए तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर फ्यूजिंग फैक्टर इसका बढ़ा क्यों। फ्यूजिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, फ्यूजिंग फैक्टर इक्वल टू होता है आपका फ्यूजिंग करंट अपॉन करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो हमने जब दोबारा वायर लगाया फ्यूज में तो उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया। क्यों, क्योंकि भाई आप नए चीज को रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा उसका करंट कैरिंग क्षमता कम ही हो जाएगा। जैसे ये करंट कैरिंग कैपेसिटी कम होगा तो इसके फ्यूजिंग फैक्टर का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना। तो अब ये जो फ्यूजिंग फैक्टर का मान बढ़ा, ये जो फ्यूजिंग फैक्टर का मान बढ़ा, इससे इसके करंट कैरिंग कैपेसिटी पे प्रभाव पड़ेगा। और अब जो हमारा करंट कैरिंग कैपेसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, ये 32 जो दिया हुआ है इसमें मल्टीप्लाई हम लोग किसका कर देंगे, 1 डिवाइड बाई 1.2 का यदि करेंगे तो ये नियर अबाउट आएगा कितने के, ये नियर अबाउट आएगा 8 के। ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग आता है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे दोनों को तो कितना आएगा, ये आएगा 25.5 आ जाएगा ना। हाँ 25.4 एम्पियर आएगा। ये नियरली किसके है, 26 एम्पियर के, तो यहाँ पे 26 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जो डाटा दिया हुआ है 26 एम्पियर, ये सीधे सीधे आपको याद करने वाला है, रटने वाला डाटा है। लेकिन मैंने थोड़ा सा बस इसको इस वजह से डिस्कस कर दिया कि भाई हमने आपके साथ वादा किया है कि यदि आप इतना भी सीरीज कर अच्छे से देख लेते हो तो आपका एग्जाम काफी बेहतर जाएगा।
बाकी यदि इससे भी अच्छा यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो एक बार आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाइए, ग्लोबल ITI का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको प्रॉपर क्लासेस कराई गई हैं, तो कोई भी एक कोर्स परचेज करिए और क्लासेस देख लीजिए। सीरियल वाइज पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एक बार सिस्टमैटिक ढंग से आप पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ वायर इन स्टैंडर्ड वायर गेज। जो हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज होता है वो वृत्ताकार होता है, ठीक है, और इसमें टोटल साइज कितनी दी होती है? टोटल साइज दी होती है 0 से लेके 36 तक, 0 से लेके 36 तक साइज दी गई होती है। जो इसमें सबसे मतलब जो 0 पे होता है, जो 0 पे होता है उसका साइज सबसे अधिक होता है और जो 36 पे होगा उसका साइज सबसे कम होगा। ठीक है, नंबरिंग के जस्ट अपोजिट होती है इसकी मोटाई। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस तार जोड़ का क्या नाम है? ये जो आपके सामने जोड़ बनाया हुआ है केबल का, इसका नाम पूछा है आपसे। आपको ये सीधे सीधे दिख भी रहा होगा कि ये एक सीधा सा हमारा वायर है और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया है? एक गांठ लगा दिया है ना। इसके ऊपर एक गांठ ऐसे लगा दिया है। यदि इसके ऊपर गांठ लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा नॉटेड टैप ज्वाइंट या फिर गांठ युक्त जोड़। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है गांठ युक्त जोड़। ठीक है जी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो हमारा ये डुप्लेक्स क्रॉस टैप है और डुप्लेक्स क्रॉस ये डबल क्रॉस टैप जॉइंट, इन दोनों में दो दो कंडक्टर को एक साथ जोड़ा जाता है। इन दोनों में दो दो कंडक्टर को एक साथ जोड़ा जाता है। ये जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं इन दोनों ऑप्शन में एक एक कंडक्टर को जोड़ा जाता है। ठीक है, एक एक कंडक्टर को मतलब कि भाई देखो, एक कंडक्टर इधर से आया, एक कंडक्टर इधर से आया, तो ये दो कंडक्टर मिल गए, दो कंडक्टर को जोड़ा गया। ये जो दोनों पॉइंट दिया हुआ है डुप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट और डुप्लेक्स डबल क्रॉस टैप जॉइंट, तो इसमें दो कंडक्टर इधर से आया और दो कंडक्टर इधर से आया, दोनों को एक साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी मैं बात कर रहा हूं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? सोल्डरिंग फ्लक्स की बात क्या है यहाँ पे? हम बोलचाल भाषा में बोले तो जो रांगा आप लोग यूज करते हैं, रांगा, अरे सोल्डरिंग आयरन के साथ एक रांगा लगाया जाता है ना, जिससे चिपकाते हो यार गरम करके पिघला के, उसकी बात कर रहा है। सोल्डरिंग फ्लक्स उसी को कहते हैं, तो उसकी बात कर रहा है। वो पूछा है आपसे कि गैल्वेनिक यदि लोहा है तो उसमें आप किस प्रकार का सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज करते हैं? तो उसमें हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड टाइप का सोल्डरिंग फ्लक्स यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टीनिंग वर्क। मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देखिए, सोल्डरिंग के कई सारे प्रकार दिए हुए हैं और सारे प्रकार के अलग अलग वर्क है। ठीक है, अलग अलग वर्क हैं और अलग अलग उपयोग हैं, तो सबका आपको एक बार ध्यान रखना जरूरी है कौन सी सोल्डरिंग मेथड किस लिए यूज होती है। यहाँ पे जो आपसे पूछा है कि मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग यूज की जाती है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डीप सोल्डरिंग। डीप सोल्डरिंग हम लोग किस लिए यूज करते हैं? मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि भूमिगत केबल में ये जो कवर का हिस्सा है इस हिस्से को क्या कहते हैं? केबल का यदि पूरे में हिस्से की बात करूं या पूरे कवर की बात करूं या पूरे लेयर की बात करूं तो पूरी कितनी लेयर होती है भाई? 6 लेयर होती है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि केबल में, कौन से केबल में भाई? भूमिगत केबल लिख लो, भूमिगत केबल में, भूमिगत केबल में
6 लेयर होती हैं। छह लेयर को याद कैसे करोगे, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, सिम्बस। सिम्बस, सिम्बा नहीं, अभी जो एक पिक्चर आई थी ना कुछ दिन पहले, सिम्बा लॉयन वाली, वो सिम्बा नहीं सिम्बस है ये। जहां पे सी का मतलब है कोर, आई का मतलब है इंसुलेशन, आई का क्या मतलब है भाई, इंसुलेशन। एम का मतलब है आपका मेटॉलिक सीट, मेटॉलिक सीट, ठीक है जी। बी का अर्थ है आपका बेडिंग, ए किसको प्रदर्शित करता है, आर्मरिंग को, ठीक है, आर्मरिंग। और एस प्रदर्शित करता है आपके सर्विस मैन को, सर्विंग, सर्विंग या फिर केवल सर्विस लिख लो, सर्विंग या फिर सर्विस। जो एस है, एस जो है ये सब केबल के सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है या फिर सबसे बाहरी हिस्सा होता है। जो ये आपका सी है, जो ये आपका सी है, ये केबल का वह भाग है जिससे करंट कैरी होती है या जो करंट को कैरी करता है, ठीक है। मतलब जो लोहे वाला हिस्सा होता है केबल के अंदर, वो चीज है आपका कोर। कोर के जस्ट ऊपर होता है हमारा इंसुलेशन, उसके बाद फिर हमारी मेटालिक सीट होती है, उसको मैकेनिकली थोड़ा सा, मैकेनिकली क्या कह सकते हैं इसको, मैकेनिकली स्ट्रेंथ करने के लिए, ठीक है। फिर जो बेडिंग है, बेडिंग का काम क्या है, ये जो उसके ऊपर मेटालिक सीट लगाई गई, मेटालिक सीट के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। फिर आर्मरिंग टेनन सामर्थ्य के लिए होता है, तनाव के लिए। और जो हमारा सबसे ऊपरी हिस्सा होता है सर्विंग, ये जो सर्विंग वाला लेयर होता है, यह एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाने के लिए होता है, जैसे कि आपका हो गया धूप या फिर नमी, इस वजह इसकी इसके वजह से जो भी नुकसान होते हैं केबल में, उससे बचाने के लिए सर्विस वाली लेयर होती है, ठीक है। देखिए ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा हो गया हमारा सर्विस, ठीक है। इसके बाद ये वाला हिस्सा हो गया हमारा आर्मरिंग, और ये जो हिस्सा दिया हुआ है ये है बेडिंग। ये क्या है, बेडिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, बेडिंग। ये कौन सा हिस्सा दिया हुआ है केबल का, बेडिंग। ये जो हिस्सा दिख रहा होगा आपको, यही कोर है, ठीक है ना। ये जो तीन दिख रहा है ना, ये जो तीन दिख रहे हैं, तीन वायर अलग अलग दिख रहे हैं, यही हमारा कोर वाला हिस्सा है केबल का, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल। XLPE केबल का फुल फॉर्म बताना है। तो देखो ये जो X लिखा हुआ है ना, ये X नहीं, बस ऐसे पढ़ो इसको, क्रॉस। इसको क्या पढ़ लेना है आपको, क्रॉस, ठीक है। जैसे केवल ये वाला का क्लियर हुआ आपको, या इस X का मतलब क्लियर हुआ, तो बाकी इन तीनों का आप आसानी से निकाल लेंगे। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म आपको सीधे सीधी याद ही रखना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। जो सर्विंग परत हमने अभी आपको बताया, सिम्बस, जो 6 लेयर हमने आपको बताया, उसमें जो सबसे बाहरी वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग सर्विंग कहते हैं। पूछा है आपसे कि उस सर्विंग का क्या उपयोग होता है। हमने सर्विंग का उपयोग भी अभी आपको बताया ना, केबल को नमी से बचाना, या फिर केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, या धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, या प्रोटेक्शन आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यस। हमने अभी आपको बताया ना भाई, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाने के लिए ही हम लोग सर्विंग लेयर का यूज करते हैं, जो कि सबसे बाहरी हिस्सा होता है केबल का। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, प्रोटेक्शन द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी से केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वो होती है हमारी मेटालिक सीट, ठीक है। प्रोटेक्शन मेटालिक सीट अगेंस्ट कोरिजन, मेटालिक सीट को कोरिजन से बचाने के लिए इसके जस्ट ऊपर कौन सी लेयर होती है हमारी, बेडिंग की लेयर होती है ना। चलिए
देखते हैं अगला क्वेश्चन। लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ये जो आपके सामने फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के द्वारा केबल के किस फॉल्ट को डिटरमाइन किया जाता है, ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लगा हुआ है आपका, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, एक आपका एमीटर लगा हुआ है, बाकी यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज आपको दिख रहा होगा। जैसे आपने व्हीट स्टोन ब्रिज में देखा था कि टोटल 4 रेजिस्टेंस बन रहे थे ना, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस बन रहे थे। बीच में एक आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। गैल्वेनोमीटर का काम क्या था, गैल्वेनोमीटर ये इंडिकेट करता था कि हमारा ब्रिज कब बैलेंस हो रहा है, हमारा ब्रिज कब बैलेंस हो रहा है ना। यहाँ पे आर एस, तो इन इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, जैसे यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, है ना। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका एक P है, एक Q है, इधर ये आपका R है, इधर ये आपका S है, और बीच में ये आपको एक गैल्वेनोमीटर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसके द्वारा हम लोग क्या चेक करते हैं, इस टेस्ट के द्वारा हम लोग केबल में शॉर्ट सर्किट कंडीशन को डिटरमाइन करते हैं कि केबल में शॉर्ट सर्किट कहाँ पे हुई है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विच केबल लाइंग मेथड इज यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन। विच केबल लाइंग मेथड इज यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन पे हम लोग कौन से केबल को बिछाने की विधि का प्रयोग करते हैं जनरेटिंग स्टेशन पे। ठीक है, डक्ट में, या फिर हवा में, या भवन के साथ, या फिर सीधे जमीन में। तो भाई देखिए, ये जो बात बोला है सीधे जमीन में, ये चीज तो हम लोग कभी नहीं करेंगे। ये तब किया जाता है जब हम लोगों को थोड़ा सा ये टेलीफोनिक वाला काम करना होता है, तो उसमें सीधे सीधे बिछा दिया जाता है इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला है डक्ट में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपने देखा होगा सब स्टेशन पे या जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पावर हाउस जो होते हैं, वहां पे आपने देखा होगा कि जो भी हमारे वायर हैं वो थोड़े से लगभग घुटना या फिर कमर तक की वो दीवार बिछा दी जाती है, दीवार की चिनाई की जाती है, और उस पर केबल बिछा होता है, या फिर उस पर केबल एक दूसरे पे ऐसे कुछ नीचे से सपोर्ट करके ले जाया जाता है, ताकि फॉल्ट को कभी भी आसानी से क्या किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके, या फिर देखा जा सके, और जल्दी से जल्दी उसको रिकवर किया जा सके। तो यहाँ पे रैक इन एयर, हवा में रैक बना के किया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस सेल ऑफ ए कॉपर एटम। कॉपर एटम की तो सबसे पहले आप मुझे बता दो कि इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है आपका 29, और यदि मैं 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना चाहूं तो 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 2 8 18 एंड 1, 2 8 18 एंड 1। तो आपको दिख रहा होगा कि जो सबसे लास्ट वाली सेल है, सबसे लास्ट वाली सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। यही जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। भाई ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10वीं में ही पढ़ा होगा, ये 10वीं में ही पढ़ा दिया जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो किसी भी परमाणु के या किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके अंतिम कक्षा में कितने हैं, एक है, तो यहाँ पे इसकी संयोजकता भी एक हो जाएगी, या फिर कहेंगे कि इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या एक। क्लियर है बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। जो हमारी नियॉन लैंप होती है उसमें विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। हीटिंग इफेक्ट कहलाता है, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है, या फिर केमिकल इफेक्ट, या फिर गैस आयनाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, देखो
जो केमिकल इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट तो हम लोग को देखने को मिलता है कहाँ पे, बैटरी में। कहाँ पे देखने को मिलता है मेरे भाई, ये देखने को मिलता है हमें बैटरी में। ठीक है जी। हीटिंग हीटिंग इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिल जाता है हीटिंग इफेक्ट, कह सकते हो आप कि हीटर हो गया या फिर गीजर, है ना, हीटर या फिर गीजर, इसमें मिल जाता है हम लोग को हीटिंग इफेक्ट देखने को। या फिर जो आपका जो 10 रुपए वाला सूर्या बल्ब आता है यार, उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है। गैस आयनाइजेशन इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, ये मिलता है हमें फ्लोरोसेंट लैंप में, है ना, फ्लोरोसेंट लैंप में गैस आयनाइजेशन इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो अब बचा कौन सा, एक मैग्नेटिक इफेक्ट एक मैग्नेटिक इफेक्ट बचा, तो ये कहाँ पे दिखेगा, ये हमें नियॉन लैंप में देखने को मिल जाता है। जो नियॉन लैंप है उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा होता है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला है कुचालक प्रतिरोध की इकाई है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। भाई कुचालक, कुचालक कह देने से क्या कुछ अलग हो जाएगा क्या, प्रतिरोध की इकाई तो आप सभी को पता होगा, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है मेरे भाई, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। ठीक है। बात किया है यहाँ पे कुचालक, किसकी बात किया है, कुचालक की बात किया है, मतलब कि ऐसा कंडक्टर जिसका जो हमारा प्रतिरोध है बहुत ज्यादा हो, लगभग कितना हो, लगभग हो मेगा ओम में, कितना हो, मेगा ओम। मेगा ओम में यदि किसी तार का कंडक्ट रेजिस्टेंस है, तो वो जो तार है उस तार को हम लोग कहेंगे कि यह विद्युत का कुचालक है। क्या है, कुचालक है। ये आपको दिख रहा होगा कि हमने जो ये मात्रक लिया है मेगा, ये मात्रक कौन सा मात्रक है, ये प्रतिरोध का ही एक बड़ा मात्रक है, प्रतिरोध का ही क्या है, एक बड़ा मात्रक है, जिसका मान कितना होता है 10⁶। ठीक है। तो यदि कुचालक के प्रतिरोध की इकाई पूछे तो बस एक चीज याद रखेंगे कि प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का मात्रक ओम तो आएगा ही आएगा, आगे एक हम लोग लगा देंगे मेगा। क्यों मेगा लगाएंगे, क्योंकि कुचालक का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, लगभग 10⁶ के रेंज में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मेगा ओम ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोला है कि कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। क्या बोला है यार, विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द कोर्सेज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। अच्छा, इसमें से कौन सा ऐसा प्रोटेक्शन डिवाइस है जो अधिक लीकेज करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। कार्टियस फ्यूज, या फिर रिवायरेबल फ्यूज, या फिर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, या हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी HRC फ्यूज, या फिर HRC फ्यूज। जो हमारा HRC फ्यूज है इसको तो हम लोग जनरली हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं ना, हाई वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज रेटिंग में इसका यूज किया जाता है। जो हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है MCB, MCB कब यूज की जाती है, जहां पे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन ऑकर होती है। ठीक है। लीकेज करंट की बात आती है तो वहां पे हम लोग RCB यूज करते हैं, RCCB, है ना, या फिर ELCB। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे रिवायरेबल फ्यूज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिवायरेबल फ्यूज का यूज हम लोग किस लिए कर लेते हैं, रिवायरेबल फ्यूज का यूज हम लोग कर लेते हैं अधिक लीकेज करंट से प्रोटेक्शन के विरुद्ध। ठीक है। या अधिक लीकेज करंट से प्रोटेक्शन के लिए रिवायरेबल फ्यूज का हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आगे के क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।